बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। दर्शकों, जब युद्ध शुरू हुआ 28 फरवरी को तो दुनिया में इसकी चर्चा हुई। लोगों ने कहा यह हम तक नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे युद्ध आगे बढ़ा दर्शकों, और अब दुनिया इसकी चपेट में आ गई है दर्शकों। दुनिया में संकट है और भारत में अफवाह फैल रही है। दुनिया में संकट पहुंच गया है, भारत में पहुंचा नहीं है, लेकिन पहले से ही अफवाहबाजी की जा रही है और संकट बढ़ाया जा रहा है। लेकिन अगले 48 घंटे दर्शकों बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। भारत में क्या हो रहा है ये आपको बताऊं, उससे पहले ट्रंप की क्या तैयारी है देखिए जरा। देखा दर्शकों, क्या तेल के लिए तरसेगी दुनिया? ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि दुनिया भर में हालात धीरे धीरे खराब हो रहे हैं दर्शकों। पहले आप ये देखिए अमेरिका में क्या हो रहा है। जो युद्ध लड़ रहा है उसी अमेरिका में तेल का संकट है। लोग केन लेकर पहुंच गए, बड़े बड़े ड्रम लेकर पहुंच गए पेट्रोल भरवाने के लिए। देखिए जरा। दर्शकों, चाइना में क्या हो रहा है? सोचिए आप, चाइना तक में एलपीजी नहीं पहुंच रही और यही हालात अलग अलग देशों के हैं। चाइना की तस्वीर दिखाइए, फुल फ्रेम करिए। सोचिए आप, चाइना में बड़े बड़े ड्रम लेकर पहुंच गए। ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है दिखाता हूं आपको। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में एक शख्स कई सारे ड्रम में पेट्रोल भर रहा है और पीछे खड़ा हुआ शख्स उसे रोकता है। सुनवाइए जरा, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है। You gotta be kidding me, mate. Hey, you gonna leave anything left for me? Hey, don't take all that fuel, mate. What about me? God damn it, man. He's leaving nothing. He's taking it all. Greed. You greedy man. You greedy man. You gotta be kidding me. देखा दर्शकों आप, ये शख्स पेट्रोल भर रहा है और यहाँ देखेंगे आप ऑस्ट्रेलिया में तो कई जगह पर पेट्रोल पंप पर लिखा हुआ है कि अब ये पेट्रोल पंप चालू नहीं है, पेट्रोल खत्म हो गया। अगली तस्वीर दिखाइए वियतनाम की। वियतनाम में आप देखिए दर्शकों, पेट्रोल डीजल के लिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। फुल फ्रेम दिखाइए इसे। वियतनाम में भी लोग लाइन में लगकर पेट्रोल ले रहे हैं। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं आपके पड़ोसी राज्य श्रीलंका की क्या स्थिति है। वहां पेट्रोल 400 रुपए में मिल रहा है। सोचिए आप, एकाएक पेट्रोल के दाम 80 रुपए बढ़ा दिए गए और लंबी लाइन देखिए आप, कई किलोमीटर तक लंबी लाइन लगी हुई है पेट्रोल डीजल के लिए। दर्शकों, दुनिया का हाल तो आपने देख लिया, लेकिन भारत में तेल की अभी कमी नहीं है। सरकार ने कहा पर्याप्त है, लेकिन बावजूद इसके देख रहे हैं आप, लड़ रहे लोग कह रहे हैं कि मैं पेट्रोल ज्यादा लूंगा, कोई कह रहा है कि मैं पेट्रोल ज्यादा लूंगा। पेट्रोल पंप पर झगड़ा हो गया। दिखाइए फुल फ्रेम कैसे झगड़ा हुआ है मध्य प्रदेश के देवास में।
देवरिया में देखिए दर्शक, देवरिया में पेट्रोल डीजल के लिए मारपीट हो गई है। दिखाइए, फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। दर्शकों आप सोचिए, कहीं मारपीट हो रही है, कहीं तेल के लिए लंबी लाइन लग रही है, कोई राशनिंग कर रहा है। दुनिया में क्या स्थिति आपको बताता हूं। यह पूरी दुनिया का मैप दर्शकों, और यहां आप देखिए कितना कितना पेट्रोल बढ़ा है। शुरुआत करते हैं कनाडा में 17% बढ़ोतरी, अमेरिका में 23% बढ़ोतरी, फ्रांस में 9% से ज्यादा पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े, जर्मनी में 12% बढ़े, तुर्की में 7%, पाकिस्तान में 25%, यूएई में जहां से तेल दुनिया को जाता है वहां भी 7%। और दर्शकों भारत में अभी तक कोई भी दाम नहीं बढ़ा है, सबसे बड़ी बात है। बाकी चाइना में भी बढ़ गया है, वियतनाम में बढ़ गया है, कंबोडिया में बढ़ गया है, और ऑस्ट्रेलिया में तो 32% बढ़ा है। हर जगह पेट्रोल के दाम बढ़ गए, लेकिन आप बताइए दर्शकों, अभी तक भारत में दाम नहीं बढ़े। बावजूद इसके लोग राशनिंग कर रहे हैं, लोग पेट्रोल जमा कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं। लेकिन दर्शकों सोचिए आप, एक एक करके जो तस्वीर अभी तक आपने देखी वो ये बताने के लिए काफी है कि दुनिया में इस समय तेल संकट के बादल छाने लगे और भारत में अफवाह के बादल छाने लगे। दर्शकों आइए जरा मैं आपको बताता हूं भारत में क्या हो रहा है। तेल संकट के बीच अफवाह गैंग एक्टिव हो गया है। दर्शकों देश के सामने तमाम राज्यों में पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ लगी हुई है, देख लीजिए आप। अफवाह की झलक यूपी के कई शहरों में दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के कई पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें देखी गई, जबकि यूपी के 13,000 से ज्यादा पंप पर तेल की कोई कमी नहीं है। दर्शकों पेट्रोल पंप पर औसतन एक हफ्ते का स्टॉक उपलब्ध है, लेकिन टैंक फुल करवाने के लिए लोग मारपीट तक कर रहे हैं। देखिए आप, हैदराबाद में अफवाह से अफरा तफरी का माहौल रहा। आपको बताएं, हैदराबाद के पेट्रोल पंप पर अचानक भारी भीड़ पहुंच गई। जहां पेट्रोल भरवाने में आमतौर पर 5 मिनट लगते थे, वहां पर 45 मिनट से 1 घंटे का समय लग रहा है। सोचिए, जबकि पंप पर पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। और आपको बताएं, महाराष्ट्र में भी पेट्रोल को लेकर मारामारी देखी जा रही है। सिर्फ 2 दिन में लोगों ने 4 दिनों का स्टॉक कर लिया है और पेट्रोल और डीजल की खपत दोगुनी से भी ज्यादा हो गई है। कुछ ऐसी अफवाह देश के बाकी राज्यों में भी फैलाई जा रही है दर्शकों, और ऐसी अफवाह से आपको सावधान रहना है, क्योंकि सरकार ने कहा है पेट्रोल पर्याप्त मात्रा में है। लेकिन दर्शकों अगर अफवाह फैल रही है तो इसे कौन रोकेगा और कौन फैला रहा है, इस पर पीएम मोदी की बड़ी तैयारी है, दिखाते हैं आपको। ये सच है, पूरी दुनिया तेल संकट से जूझ रही है। विश्व में तेल के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन भारत इकलौता ऐसा मुल्क है जहां संकट के बावजूद हालात सामान्य हैं, और उसी सामान्यपूर्ण हालात को बिगाड़ने के लिए अफवाह गैंग एक्टिव हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल चुके हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपडेट दे रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो भारत में गैस और तेल के पीछे सियासी खेल खेल रहे हैं। एक कचौड़ी, एक समोसा, अब गैस पे ना रहा भरोसा। अभी गैस का सवाल बड़ा है। एलपीजी, लापता गैस। पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनों के पीछे वो कौन हैं? आखिर किसने लॉकडाउन जैसी अफवाह फैला दी? पीएम मोदी और सीएम योगी इसका पता लगा रहे हैं। जो भी होगा देश हित में होगा। तेल से पहले अफवाह गैंग का हिसाब होगा। दर्शकों आज आपको बताएंगे आपके शहर का हाल क्या है, आपके प्रदेश का हाल क्या है। लेकिन सबसे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बैठक करने वाले। आइए आपको बताता हूं कल क्या तैयारी है। तेल संकट के बीच पीएम मोदी कल बड़ा फैसला करने वाले हैं। दर्शकों पीएम मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत करेंगे, जिसका मकसद युद्ध के बीच तैयारियों की समीक्षा करना है। इस बैठक का मुख्य जोर टीम इंडिया की भावना के साथ तेल और गैस संकट के बीच तालमेल सुनिश्चित करने पर रहेगा। दर्शकों
इससे पहले केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई थी। पीएम मोदी की इस बैठक में ईंधन सुरक्षा को लेकर चर्चा होगी। दरअसल युद्ध की वजह से कच्चे तेल की सप्लाई पर असर पड़ा है और माना जा रहा है कि गैस की वैश्विक सप्लाई प्रभावित हो सकती है। ऐसे में केंद्र सरकार राज्यों के साथ ईंधन की उपलब्धता पर चर्चा करेगी। देखिए, मोहन यादव, पुष्कर सिंह धामी, हिमंता बिस्वा शर्मा, योगी आदित्यनाथ सभी के साथ चर्चा होगी। इसके अलावा तेल और गैस की कीमतों पर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही युद्ध की वजह से समुद्री व्यापार मार्ग पर पड़ने वाले असर और जरूरी वस्तुओं की सप्लाई चेन के टूटने से बचाने की रणनीति पर चर्चा होगी। हालांकि दर्शकों, आपको बता रहा हूं, इस मीटिंग में चुनावी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल नहीं होंगे, लेकिन पहले से तैयारी बहुत जरूरी है। और आज तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी सामने आए। उन्होंने भी पेट्रोल डीजल को लेकर क्या कहा, यह आपको सुनवाता हूं। अफसोस की बात यह है कि जब हुकूमत के तरफ से बात होती है उसको कोई नहीं सुनता, लेकिन अफवाहों पे सब लोग जो है यकीन करते हैं। मेरी उन तमाम लोगों से मोतबाना गुजारिश है जो सोशल मीडिया के अफवाहों के बुनियाद पे पेट्रोल पंपों के बाहर लाइनें लगाए बैठे हैं, हमें मजबूर मत करिएगा। नहीं तो अगर यही हाल रहा, मैं कुछ दिनों के लिए पेट्रोल पंप ही बंद कर दूंगा जब तक ये अफवाहों का सिलसिला बंद नहीं होता। क्योंकि अगर अफवाहों की बुनियाद पे आप लोग पेट्रोल पंप के बाहर जो है डेरा जमाए रखोगे, और जब हुकूमत आपसे कह रही है कि चीजों की कमी नहीं है, तो फिर खामखा हालात जो हैं वो बिगड़ जाएंगे। इसलिए मेरी सब लोगों से गुजारिश है कि आप पेट्रोल पंप के बाहर डेरा जमाना जो है बंद कर दीजिए। सुना दर्शकों आपने, उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि आप पेट्रोल पंप के बाहर ना जाएं, नहीं तो पेट्रोल पंप ही बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि राशनिंग करने की इजाजत किसी को नहीं है। अब आपको बताता हूं यूपी का हाल। सबसे पहले देखिए आप, लखनऊ में पेट्रोल पंप पर देखिए लोग नहीं मान रहे, भारी भीड़ है। ये लखनऊ का पेट्रोल पंप है, दिखाइए फुल फ्रेम, कितनी संख्या में लोग पहुंच गए। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं योगी आदित्यनाथ की पुलिस क्या कर रही है। ये देखिए आप, पुलिस ने पेट्रोल पंप पर निगरानी बढ़ा दी है और पुलिस की निगरानी में लोगों को पेट्रोल मिल रहा है। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को, एम्बियंस सुनाइए जरा। देखिए सभी लोग देखिए बेतरतीब आएंगे तो आपको देर होगी, जो ले रहा है उसको भी निकलने में दिक्कत होगी। सभी लोग लाइन से आइए, आराम से एक पंक्ति में बन के आएंगे, सबको समय से मिल जाएगा। फिर वही वाली बात, आराम से धीरे धीरे अगला मिल रहा है वो जाएगा, फिर आप आइए, एक एक लाइन से निकलते आइए। देखिए पेट्रोल की कोई कमी नहीं है, आपूर्ति पूरी है। देखिए आप सभी लोग यहाँ पे आए हैं, सबको बराबर मात्रा में जिसको जितनी जरूरत है उस हिसाब से पेट्रोल लेके जाएंगे। ठीक है, तेल सबको मिलेगा। देखिए बस अपना सामंजस्य बनाए रखिए, सबको बराबर तेल मिलेगा और सभी लोग को उसमें से मिलेगा। ठीक है, चले कोई नहीं, बराबर। सोचिए आप, पुलिस कह रही है बराबर तेल मिलेगा, लेकिन लोग नहीं मान रहे। देखिए आप, यूपी के सिद्धार्थ नगर में लोग भिड़ गए, कह रहे हैं कि पहले मुझे चाहिए पेट्रोल। दिखाइए फुल फ्रेम। बनाओ तो वीडियो। मार मार मार। बनाओ तो वीडियो। मार मार मार। दर्शकों यही आपको नहीं करना है। देखिए एक शख्स बाइक की पेट्रोल की टंकी निकाल कर पहुंच गए, बोले आप इसमें मुझे पेट्रोल दे दीजिए। देखिए आप क्या हालत कर दिए, दिखाइए फुल फ्रेम। ये अपनी टंकी खोलकर पहुंच गया है पेट्रोल की राशनिंग करने के लिए। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं, ये तो बाइक की टंकी थी, लेकिन इंदौर में तो गजब हो गया। 500 लीटर की टंकी लेकर एक शख्स पहुंच गया। देखिए, और पेट्रोल पंप वाले से क्या बहसबाजी हुई, सुनाइए जरा, एम्बियंस सुनाइए इसका रिप्ले करके। अरे ये तो भरने दो यार सेठ, अरे ये खत्म करने दो यार। ओ सेठ बा, ये देखिए डीजल भी नहीं दे रहे पेट्रोल पंप वाले। अरे भरने दो यार बबलू यार।
लेकिन दर्शकों, अफवाह के बाद देश भर का हाल आपको दिखाता हूं। कोई बोतल में, कोई केन में पेट्रोल भर के ले जा रहा है। फुल फ्रेम दिखाइए, इससे जरा पूरा वीडियो दिखाइए। सोचिए दर्शकों, कोई बोतल में, कोई कनस्तर में भर के ले जा रहा है। लेकिन हम ये कहेंगे कि आखिर ये जरूरत क्यों पड़ रही है? ऐसी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और उन्हीं लोगों को आज योगी आदित्यनाथ ने सख्त संदेश दिया है। दर्शकों, उत्तर प्रदेश में जानबूझकर अफवाह फैलाई जा रही है। दर्शकों, आपको बता रहा हूं मैं, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप पर आप देखिए गाड़ी और बाइक्स की लंबी कतार लगी हुई है। कुछ घबराहट में तो जमाखोरी करने के लिए लोग पेट्रोल पंप पर पहुंच गए। ऐसे में अचानक बढ़ी मांग से पेट्रोलियम कंपनियां भी हैरान हो गई। इस अफरा तफरी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में आ गए और पेट्रोल पंप पर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया है। दर्शकों, आपको बताएं, सीएम योगी ने कहा युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में संकट है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बेवजह अफवाह फैला रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसे वक्त में सच्चा देशभक्त बनने की जरूरत है। अफवाहों में आकर पेट्रोल पंप पर भीड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग बेवजह घबराकर ईंधन की लाइन में लगे हुए। देखिए जरा आप इन लोगों को। उन्होंने कहा कि पहले एक गैस सिलेंडर 1 महीने तक चलता था, लेकिन अब लोग 5 से 6 दिन में ही नया सिलेंडर लेने पहुंच जा रहे हैं। सोचिए जरा। ऐसे में सीएम योगी ने अफवाह फैलाने वालों को भी चेतावनी दी है। साथ ही कहा कि अगर युद्ध लंबा चला तो इसका असर पड़ सकता है, आपको सावधान रहना होगा, इसलिए लोगों को मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा। दर्शकों, उन्होंने कहा बीजेपी राज में लाइन में सिर्फ जनता लगती है, लाइन के सिवा कुछ नहीं मिला। साथ ही कहा गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की लाइन लगी हुई है। गैस और पेट्रोल की किल्लत से जनता आक्रोशित है। क्या मुख्यमंत्री योगी ऐसे हालात में जनता के बीच जा सकते हैं? अखिलेश यादव ने तंज कसा, योगी आदित्यनाथ ने अफवाहबाजों को सावधान किया। सुनवाता हूं आपको। ये युद्ध लंबा खींचा तो प्रभावित तो हर व्यक्ति होगा। हमें मानसिक रूप से उसके लिए तैयार होना होगा। अफवाहों पे ध्यान नहीं देना होगा। हमारी राष्ट्रभक्ति इस बात को लेकर के होगा कि अगर देश के हित में सरकार ने कोई कदम उठाया है तो हम लोग उसके लिए अपने आप को तैयार करें। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर व्यवस्था करने के लिए कहा है हर जिला प्रशासन से कि जैसे रसोई गैस का सिलेंडर होम डिलीवरी होते था, पहले घर तक पहुंचाती थी एजेंसियां, वैसे ही पहुंचाएंगे। लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अफवाह फैला करके माहौल खराब करना चाहते हैं। जब आवश्यकता हो तभी आप डीजल लेने के लिए जाइए, पेट्रोल लेने के लिए जाइए, लाइन लगाने की आवश्यकता क्या? और अगर हम उतावलेपन में, अफवाह में आकर के इस प्रकार के किसी दुष्प्रचार और किसी अफवाह के चक्कर में पड़ते हैं तो लगता है हम लोगों पर, हम लोगों की राष्ट्रभक्ति पर लोग संदेह करेंगे। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, कुछ लोग जो हैं वो अभी से पेट्रोल की जमाखोरी करने लगे। उनकी तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये देखिए आप, हैदराबाद में पेट्रोल पंप पर लोग खड़े हुए हैं, लेकिन एक आदमी बोतल में पेट्रोल दे रहा है। सोचिए जरा, सुनवाइए वो क्या कह रहा है। हिंदुस्तान में मुसलमान आगे लाइन में है ना, चलो भाई, भारत माता की जय। ऐसा मत बोलो मेरी जान। मुसलमान हमेशा आगे रहा। हिंदुस्तान पे जब भी मुसीबत आई, हिंदुस्तान में मुसलमान आगे रहा। ये मत यहाँ पर रिलीजियस मत लाओ, आप लोग रिलीजियस मत लाओ। यहाँ पर हिंदू मुसलमान सब एक है। पहले ये शख्स कहता है भारत माता की जय मत कहो, बाद में पता चला दर्शकों कि ये पहले से पेट्रोल खरीद लेता है, फिर पेट्रोल देता है। और सोचिए आप, बोतल में भरकर पेट्रोल दिया जा रहा है, ये फ्री में हो या पैसे में, लेकिन इसे ही जमाखोरी कही जाती है। ये देखिए आप जरा। अब दर्शकों इधर देखिए, हैदराबाद में एक गैस सिलेंडर का ट्रक पहुंचा तो उसे लोगों ने लूट लिया। दिखाइए जरा कितने लोग हैं यहाँ पर पहुंचे और सिलेंडर उठा कर भागने लगे।
दर्शकों मैं आपको बताता हूं, ये पेट्रोल की जमाखोरी करने वाले लोग हैं जिनके घर में पेट्रोल रखा हुआ है और बाहर आकर वो मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं। दर्शकों, उनमें से एक शख्स हैं जो आपको दिख रहे हैं। तेल संकट के बीच अफवाह के साथ नफरती गैंग भी एक्टिव हो गया है। हैदराबाद में सैयद अयूब नाम के शख्स ने पहले तो पेट्रोल जमा कर लिया, फिर पेट्रोल पंप पर लाइन लगाने वालों के सामने शर्त रख दी। वीडियो में कहते हैं वो भारत माता की जय नहीं कहना है, भड़क जाते हैं। वो सस्ते में पेट्रोल बांटने के साथ नफरती भाषण भी देते हैं, फ्री में भी पेट्रोल दे रहे हैं। वीडियो में दिखने वाला शख्स सैयद अयूब बताया जा रहा है दर्शकों, जो मुस्लिम स्कॉलर है और लोगों को सस्ते में तेल बांट रहा है। यानी संकट के बीच माहौल खराब किया जा रहा है, जमाखोरी की जा रही है। कुछ ऐसी तस्वीर हैदराबाद के कई इलाकों से आई है। कुछ जगह पर तो गैस सिलेंडर लूटते हुए भी लोग दिखाई दिए। यहाँ डिलीवरी एजेंट को घेर कर एलपीजी के सिलेंडर उससे लूट लिए दर्शकों। हालांकि इस घटना में पुलिस एक्शन की खबर अब तक नहीं आई है। लेकिन आपको बताएं दर्शकों, पेट्रोल पंप पर जो लोग पहुंच रहे हैं उसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं दर्शकों, और ये नियम क्या कहते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। कुछ कंपनियां आपदा में अवसर तलाश रही हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है दर्शकों। कुछ लोगों ने सुनिए इसे ध्यान से। भारत की बड़ी प्राइवेट फ्यूल कंपनी है नायरा एनर्जी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया गया है। कंपनी ने भारत में पेट्रोल की कीमत 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी है। लेकिन अभी तक सरकारी तेल कंपनी ने ऐसा नहीं किया है दर्शकों। इंडियन ऑयल देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। भारत में इंडियन ऑयल के सबसे ज्यादा पेट्रोल पंप है, लेकिन इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर तेल के दाम नहीं बढ़े। दूसरी तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। यहां भी पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं। इसके अलावा हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने भी दाम नहीं बढ़ाए, सिर्फ प्रीमियम पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया है। लेकिन नायरा ने अपने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए और अब दर्शकों इसे लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा जा रहा है। मैंने ये कहा था कंडे, लकड़ी, अंगीठी तैयार कर लो। आप लोगों ने मेरा कहना नहीं माना। हम तो अपने घर में मिट्टी के 2 चूल्हे मंगवा लिए हैं, क्योंकि गैस तो सबको दिक्कत आएगी ना भाई। हम थोड़ी, हमें भी दिक्कत आएगी, आपको भी दिक्कत आएगी। विपक्ष की आदत है कि वह जानकर देश में एक स्केर्सिटी का माहौल खड़ा करने की कोशिश करते हैं, र्यूमर मॉन्गरिंग करते हैं, अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं। कहीं पर भी किसी प्रकार की शॉर्टेज नहीं है और दुनिया भर में पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। अमेरिका तक में पेट्रोल के दाम बढ़े, परंतु भारत में आज भी पेट्रोल के दाम वही थे जो युद्ध शुरू होने से पहले थे। परेशानी तो हो रहा है, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है और पूरी तरह से जो भाजपा के नेतागण हैं वो नकार देंगे कि नहीं कोई शॉर्टेज नहीं है, वैसी बात नहीं है। लेकिन दर्शकों, आप इस समय देश के हालात देखेंगे, अलग अलग जगह से जो तस्वीर सामने आ रही है उसे देखकर चौंक जाएंगे। मस्ती में आप देखिए, पानी की टंकी में पेट्रोल लेने पहुंच गया एक शख्स, दिखाइए जरा इसे। पानी की टंकी लेकर पहुंच गया, कह रहा है कि मुझे इस टंकी में पेट्रोल चाहिए। देखिए जरा, सुनिए जरा, एमएन सुनाइए। $500 लीटर पेट्रोल दर्शकों देखिए। अब लोग घर के बर्तन लेकर पहुंच गए। ये आप देखिए, जिसको जो मिल रहा है वो पेट्रोल लेकर पहुंच गया। दिखाइए जरा इसे भी फुल फ्रेम। इधर देखिए दर्शकों, मध्य प्रदेश के उमरिया में गैस सिलेंडर की लाइन में एकाएक कैसे भगदड़ का माहौल देखा गया। दिखाइए फुल फ्रेम। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, आज बड़ा फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से। आपके घर में भी जो टायर 1, टायर 2 सिटीज हैं, वहां पर भी पीएनजी कनेक्शन की तैयारी हो रही है दर्शकों, और सरकार ने इसकी तैयारी की है। ये देखिए दर्शकों, ये है पीएनजी कनेक्शन और ये है एलपीजी गैस कनेक्शन। देश में रसोई गैस को लेकर बड़ा बदलाव करने की तैयारी है। सरकार ने उन इलाकों में एलपीजी से पीएनजी में शिफ्ट होने की तैयारी कर ली है, अनिवार्य कर दिया है जहां पहले से पीएनजी उपलब्ध है। नोटिस मिलने के बाद आपको 3 महीने का समय लगेगा दर्शकों, सुनिए ध्यान से। इसके बाद एलपीजी का कनेक्शन, यानी ये एलपीजी सिलेंडर का कनेक्शन बंद हो जाएगा और फिर पूरे देश में गैस पाइपलाइन
एक जैसे नियम सभी के लिए लागू होंगे और वो आपके घर तक पहुंचेगी। ये फैसला वैश्विक ऊर्जा संकट से निपटने के लिए लिया जा रहा है। दर्शकों, पीएनजी की सबसे बड़ी खासियत क्या है? निरंतर सप्लाई और सीधे ये पाइपलाइन के जरिए आपके घर तक पहुंचती है। ये पीला पाइप आपको दिख रहा है, कुछ इसी तरह। जबकि एलपीजी में बुकिंग करना पड़ता है, डिलीवरी लेनी पड़ती है, ऐसी कुछ परेशानियां हैं। साथ ही आमतौर पर पीएनजी 40 से 50%, 30-40-50% तक सस्ती होती है। इसके अलावा पीएनजी को अधिक सुरक्षित माना जाता है। यह है पीएनजी, क्योंकि यह हवा से हल्की होती है और हवा में ही फैल जाती है। आपको बताएं, एलपीजी हवा से भारी होती है और यह नीचे जम जाती है। इसी को लेकर सरकार फैसला ले रही है और आग लगने का भी खतरा एलपीजी से ज्यादा होता है। सरकार की अब तैयारी है कि एलपीजी से पीएनजी की तरफ देश को लेकर जाया जाए। इसके लिए पेट्रोलियम मंत्रालय ने क्या कहा है, सुनिए जरा। ये देश हित में है कि हम एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट हों। हमारे पास सप्लाईज हैं, हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। दूसरी बात, जहां जहां पर नेटवर्क आ गया है, मैंने इससे पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको बताया है कि लगभग 60 लाख ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो जहां पर नेटवर्क है और वो बहुत जल्दी कनेक्शन उनको मिल सकता है, लेकिन उन्होंने दे हैव डिसाइडेड नॉट टू टेक इट टिल नाउ। सम ऑफ देम आर शिफ्टिंग। सो आई जस्ट शेयर्ड अ डाटा कि लगभग 2,20,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट किया है। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं, ये तो तेल और गैस की बात हो गई। क्या देश में बाकी चीजों को लेकर भी कोई फैसला लिया गया है? क्योंकि अफवाहें अलग अलग तरह की, लेकिन अब कहा जा रहा है कि दवाएं महंगी हो जाएंगी। दर्शक, आपसे जुड़ी हुई खबर बता रहा हूं, पूरी खबर ध्यान से देखिए और सुनिए। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे। अब दर्शकों, बताया गया है लिकर इंडस्ट्री पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि यहां पर भी अब दावा किया जा रहा है कि शराब महंगी हो जाएगी। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे। होटल में अब जो खाना है दर्शकों, वो आसान नहीं रहेगा। हो सकता है कि वहां पर भी महंगाई बढ़े, लेकिन कई जगह पर दर्शकों अलग अलग तरह की बातें कही जा रही हैं कि एलपीजी सरचार्ज, इस तरह का कोई चार्ज नहीं। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, दवा, लिकर और अलग अलग जगह पर क्या वाकई तैयारी है पैसे बढ़ाने की? युद्ध की वजह से भारत में आम से लेकर खास तक प्रभावित है। रोजमर्रा की चीजें अब धीरे धीरे महंगी हो रही हैं। देश भर में दवाओं के दाम 0.65% तक बढ़ोतरी के संकेत मिलते हैं। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने इसका आदेश भी जारी कर दिया है। सरकार की ओर से भी दाम बढ़ाने की मंजूरी मिल चुकी है। दवा कंपनी अब तय फॉर्मूले के मुताबिक एमआरपी बढ़ा सकती है। और युद्ध से प्लास्टिक और केमिकल की सप्लाई बाधित हुई है। दर्शकों, एल्यूमिनियम की कीमतों में वृद्धि से निर्माण और पैकेजिंग महंगी हो गई है। ईरान युद्ध से भारत की लिकर इंडस्ट्री भी प्रभावित हुई है। गैस की कमी से कांच की बोतलों का उत्पादन घट गया है। वहीं एल्यूमिनियम केन की सप्लाई भी प्रभावित हो गई है। आपको बताएं, इसकी वजह से अब शराब, बियर के दाम भी बढ़ने के आसार हैं। होटल इंडस्ट्री तो शुरू दिन से, पहले दिन से इस युद्ध से प्रभावित है। कई छोटे छोटे होटल गैस की किल्लत के चलते बंद भी हो गए, ऐसे दावे किए गए। जो खुले में है और जो मेन्यू है, उस रेट लिस्ट को भी बदल दिया गया। मिडिल ईस्ट में घमासान का असर अब भारत में दिखाई देने लगा है दर्शकों, और इसीलिए सरकार कह रही है कि आपको तैयार रहना है। लेकिन एक्सपर्ट इसे लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। सरकार ने फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर्स के लिए प्राइस इंक्रीज एक तरीके से तय किया है। ये एक एनुअल एक्सरसाइज है और ये जो 0.6% इंक्रीज हो रहा है प्राइस का, वो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। दूसरी ओर, जैसे कि एल्यूमिनियम कैन प्रोड्यूसर्स हैं और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो एनर्जी पे डिपेंडेंट है या लॉजिस्टिक्स पे डिपेंडेंट है, उनकी जो प्राइस इंक्रीज है वो महंगाई या इन्फ्लेशन और प्राइस राइज के वजह है। तो ये दो चीजें हैं, अलग अलग चीजें हैं और उनके अलग कारण हैं। अब दर्शकों, मैं आपको बताता हूं ये सब क्यों हो रहा है। इसकी वजह है दर्शकों, ईरान और मिडिल ईस्ट जो खाड़ी देश हैं उसके बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यहां दर्शकों दुनिया भर के जहाज आते हैं, सामान आता जाता है, लेकिन अब यहां से जहाज गुजर नहीं पा रहे। और ईरान ने अब तो टोल लगाने की तैयारी कर ली है। मूव कीजिए इसे। अब दावा किया जा रहा है दर्शकों, ये जो आपको दिख रही है तमाम लाइट्स, ये शिप्स खड़ी हुई हैं, क्योंकि ईरान ने कहा है कि हम अब जो जहाज निकलेगा उस पर टोल लगाएंगे। इसके लिए कानून भी लाने की तैयारी है दर्शकों। और जो देश अमेरिका के साथ
उसके खिलाफ ईरान आ गया है। आइए जरा मैं आपको दिखाता हूं, अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए। इस बीच दर्शकों, भारत को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भारत के लिए अच्छी खबर है। ईरान ने भारतीय शिप्स को जाने की इजाजत दी है। देखिए भारतीय शिप्स आ रहे हैं और आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं, जरा दिखाइए, मूव कीजिए इसे। ये देखिए आप, ये भारत का क्रू मेंबर है, फुल फ्रेम दिखाइए। भारत माता की जय के साथ ये लोग जल्दी भारत पहुंचने वाले हैं। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं भारत के शिप्स कैसे आ रहे हैं, भारत की क्या तैयारी है और ईरान कैसे टोल लगाने वाला है। यहां आप देखिए जरा, मुस्तफा खामनेई टोल वसूलने की तैयारी में है। जंग के बीच हॉर्मुज से भारत के लिए अच्छी खबर आई है। ईरान ने साफ कर दिया कि हॉर्मुज पूरी तरह से बंद नहीं होगा। ईरान ने भारत समेत 5 देशों को हॉर्मुज से निकलने की छूट दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, हॉर्मुज से भारत समेत 5 मित्र देश जहाज सुरक्षित निकल सकते हैं। ईरान ने भारत, चीन, रूस और इराक को खुली छूट दी है। इन देशों ने ईरान से जहाजों को सुरक्षित निकालने की मांग की थी, जिसके बाद ईरान की सरकार ने यह फैसला लिया है। और दुनिया का 20% तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। दर्शकों, हर महीने करीब 3000 से ज्यादा जहाज यहां से निकलते हैं और ईरान की सख्ती के बाद इसमें कमी आई है और ईरान ने अमेरिका और दुश्मन देशों पर पाबंदी लगा दी है। ईरान अब हॉर्मुज पर टोल वसूलने की तैयारी कर रहा है। दर्शकों, जहाजों से शुल्क लेने के लिए कानून बनाने की भी तैयारी है। ईरान की संसद में इसके लिए प्रस्ताव लाया जाएगा और ईरान की सुरक्षा के बदले फीस देने की दलील है। ईरान का कानून तेल टैंकर पर भी लागू हो सकता है। दर्शकों, इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर दबाव बढ़ जाएगा और ईरान ने हॉर्मुज पर अधिकार की बात को फिर से दोहराया है। ईरान के इस कदम से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर तनाव और ज्यादा बढ़ जाएगा दर्शकों, और अगर यह बढ़ेगा तो दिक्कत दुनिया को होगी। सुनिए फॉरेन एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। ये भारत की संवाद कूटनीति की स्पष्ट जीत प्रतीत होती है। इसके पहले भी हमने देखा कि हमारे 4 जहाज सफलतापूर्वक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करके एलपीजी लेकर के भारत पहुंच चुके। तो ये समझ रहे हैं कि भारत की क्या कूटनीतिक शक्ति है आज के समय में। और आप बाकी के देशों को यदि देखें, आप चीन को देखें, रशिया को देखें, इराक को देखें, ईरान के अलाइज हैं ये देश। इनके बीच में भारत का नाम आना, यानी कि भारत वो देश है जो अपने हितों को केंद्र में रख करके ऑल अलाइंड होकर, इशू बेस्ड अलाइंड होकर के काम करा। और यही हमारे प्रधानमंत्री ने लोकसभा और राज्यसभा में जब संबोधन दिया तो इसी बात को रखा, संवाद की शक्ति को, संवाद की कूटनीति की सफलता को रखा कि कैसे अब तक 3 लाख से अधिक भारतीय खाड़ी देशों से सुरक्षित भारत आ चुके हैं। भारत सरकार का लगातार ये प्रयास रहा बातचीत और विमर्श के जरिए कि भारतीयों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। और अब जो ये खबर आ रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जिस तरह से हमारे लिए खोल दिया गया है ऑफिशियली, तो ये एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री भारत के लिए है। अब दर्शकों आपको बताता हूं मैं, अगर ईरान टैक्स वसूलने की तैयारी कर रहा है, टोल वसूलने की, तो क्या डोनाल्ड ट्रंप शांत बैठ जाएंगे? मैंने आपको कहा था शुरुआत में दर्शकों बुलेटिन के 48 घंटे बड़े महत्वपूर्ण हैं और अब ट्रंप खलीफा बनने के बाद भी दोहरा रहे हैं, लेकिन उनके सामने है मुस्तफा की बुर्का फोर्स। पहली तस्वीर दिखाइए, ये देखिए दर्शकों, अमेरिका का युद्धपोत कैसे हमला किया गया। ईरान दावा कर रहा है कि हम ऐसे ही हमला करेंगे, बार बार इस तरह के वीडियोस जारी किए जा रहे हैं। दर्शकों प्रतीकात्मक वीडियो आपको दिखा रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए यहां पर कैसे हमले बढ़ गए। ये इजराइल की तस्वीरें दिखाई, फुल फ्रेम दिखाई, कैसे मिसाइल से हमला हुआ। अब दर्शकों आपको बताते हैं, ईरान कह रहा है कि हम चुप नहीं बैठे। ये देखिए ईरान ने फिर से इजराइल पर हमला कर दिया। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। दर्शकों सबसे बड़ी बात यह कि डोनाल्ड ट्रंप ने 5 दिन की मोहलत दी थी, अब उसमें सिर्फ 48 घंटे बाकी हैं, लेकिन इजराइल चुप नहीं है। इजराइल बराबर लेबनान पर हमले कर रहा है। दिखाइए फुल फ्रेम कैसे हमला किया गया है।
शांति शांति का राग अलापने वाले ट्रंप अब अशांति के दूत बन गए हैं। युद्ध का आगाज कर दुनिया को संकट में डालने वाले डोनाल्ड ट्रंप डांस कर रहे हैं। ट्रंप की इन हरकतों ने दुनिया को परेशान कर दिया है। ईरान युद्ध पर कभी ट्रंप युद्ध विराम का दावा करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ट्रंप ईरानी हुकूमत को उखाड़ फेंकने के साथ खर्ब और हॉर्मूज का बादशाह बनने की प्लानिंग कर रहे हैं। And of the 100 missiles coming at us, 100 missiles were immediately shot down, shot out of the air, fall into the sea. Think of that. Not one missile got through. That was the Patriot system. It's great. ट्रंप का ये बयान पूरा होगा या चकनाचूर, ये तो भविष्य के गर्त में है। वर्तमान तो यही है कि खलीफा ट्रंप के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है। लेकिन दर्शकों, दुनिया की निगाहें डोनाल्ड ट्रंप पर है। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो तेल के चक्कर में दुनिया को उलझा दिया है और अब खलीफा बनने की बातें दोहरा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। सुनवाइए क्या कह रहे हैं। Anything like we're doing in the Middle East with Iran, and they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. They're also afraid they'll be killed by us. There's never been the head of a country that wanted that job less than being the head of Iran. अब देखिए, बता रहे हैं कि जो असली में ईरान से नेगोशिएशंस चल रही हैं वो अलग है। वो कह रहे हैं कि ईरान हमसे भीख मांग रहा है कि आप बात कर लें। अब ईरान इसके इतर क्या कह रहा है, अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए जरा इसे। ईरान तो कह रहा है कि हम तैयार नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अपनी मस्ती में मस्त हैं, डांस कर रहे हैं। दिखाइए, फुल फ्रेम दिखाइए। ये आज की तस्वीर है दर्शकों। ये दर्शकों दुनिया को तेल के संकट में फंसाकर कई देशों को उलझाकर नाच रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। ईरान ने कहा है कि ये नाच इनका बता रहा है कि ईरान जीत रहा है, ईरान ने घुटने नहीं टेके। सुनिए जरा वहां के विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं। कोई बातचीत नहीं हुई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बातचीत के मसले पर झूठ बोल रहे हैं। कोई बातचीत नहीं हुई है। हम युद्ध समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। हम युद्ध विराम नहीं चाहते। इसका ये अर्थ नहीं है कि हम युद्ध चाहते हैं। हम युद्ध विराम इसलिए नहीं चाहते क्योंकि जैसा कि आपने कहा, यह एक निरर्थक चक्र है जो युद्ध को फिर से जन्म दे सकता है। हम चाहते हैं कि युद्ध हमारी शर्तों के अनुसार समाप्त हो, इस तरह से कि युद्ध दोबारा ना हो। जमीन और समुद्र पर कई नागरिक भी मारे गए हैं। अब दर्शकों मैं आपको बताऊंगा, क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई ईरान का खलीफा बनना चाहते हैं या फिर वो कोई और खेल खेल रहे हैं। ये देखिए, चाहत है डोनाल्ड ट्रंप की खलीफा बनने की। ईरान युद्ध के बीच ट्रंप ने एक बड़ा दावा कर दिया। ट्रंप के मुताबिक उन्हें ईरान से एक बड़ा ऑफर मिला है। उन्होंने कहा कि ईरान ने सुप्रीम लीडर बनने का ऑफर दिया है, लेकिन ट्रंप ने इस बड़े ऑफर को स्वीकार नहीं किया। हालांकि वो मजाकिया लहजे में कह रहे थे। ट्रंप ने कहा कि ईरान का नेता बनने में दिलचस्पी नहीं है। इसके अलावा आज एक और बड़ा दावा डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। कहा ईरानी वार्ताकार अमेरिका के सामने झुक चुके हैं और ईरान अब अमेरिका से समझौते की भीख मांग रहा है। अब ईरान की युद्ध में वापसी की कोई गुंजाइश नहीं बची। उन्होंने फिर दावा कर दिया कि ईरान की शक्ति खत्म हो गई है और ट्रंप के इन बयानों को पूरी तरह ईरान ने खारिज कर दिया है। दर्शकों, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने डोनाल्ड ट्रंप को झूठा बताया। कहा बातचीत और ऑफर पर ट्रंप काल्पनिक बातें कर रहे हैं जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। वो एक चक्रव्यूह रच रहे हैं। अराक्ची ने साफ कहा ईरान अपनी शर्तों पर युद्ध का खात्मा करेगा। ईरान के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के बदलते बयान से युद्ध खत्म होने वाला नहीं है और यही हो रहा है। दर्शकों, डोनाल्ड ट्रंप चक्रव्यूह रच रहे हैं। सुनिए जरा, एक्सपर्ट से हमने बात की है, वो क्या कहते हैं इस पर।
ट्रंप का ये जो दावा है कि ईरान से उसको ऑफर आया है कि वो सुप्रीम लीडर बन जाए, इस पे मैं केवल यही बोलूँगी कि दिल को खुश रखने के लिए ख्याल भी अच्छा है गालिब। अरे भाई, किसकी तरफ से ऑफर आया है? इस समय ईरान तो इस सिचुएशन में है कि वो ये भी कह रहा है कि वो कुशनर और विटकॉफ से बात तक नहीं करेगा, उसको जेडी वांस चाहिए। वो किससे बात करेगा ये तक तो वो डिक्लेयर कर रहा है। उनके अपना जो पूरा सिस्टम है वहाँ रजा पहलवी का तो वो आएगा नहीं, जो शिया एक है और तुम एक क्रिश्चियन हो के, फॉरनर हो के, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बैठते भी नहीं हो, जिसको जनता भी एक्सेप्ट नहीं करेगी, तुमको वो सुप्रीम लीडर बनाने की दावे की तुम बात कर रहे हो। मतलब कौन से ख्यालों में जी रहे हो ये नहीं समझ में आ रहा। ट्रंप इस समय केवल और केवल खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाली हालत कर रहा है। वर्ल्ड को एक ऑप्टिक्स की तरह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ऑल इज नॉट लॉस्ट, अभी भी चीजें मेरे कंट्रोल में हैं, जबकि चीजें बिल्कुल उनके कंट्रोल के बाहर जा चुकी हैं। ईरान इतनी ज्यादा डिक्टेटिंग टर्म्स में आया हुआ है कि वो ये कह रहा है कि वो बात किससे करेगा। वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर एक टोल टैक्स लगाने की बात कर रहा है, जैसे स्विस कैनाल के ऊपर इजिप्ट का है। वो ऐसी कंट्रोलिंग सिचुएशन में तो इस समय अभी ईरान आया हुआ है कि वहां से किसने कहा भाई तुम्हें। लेकिन दर्शकों, युद्ध में एक अलग तस्वीर देखने को मिल रही है। ईरान डोनाल्ड ट्रंप की हर चाल पर जवाब दे रहा है, ऐसा लग रहा है दर्शकों, इसलिए यह युद्ध खिंच रहा है। अब ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की फोर्स को चुनौती दे दी है। सुनिए जरा कैसे ये वीडियो जारी किया है, सुनाइए इसकी। मिलिट्री की तैयारी है और ये कुर्दिश महिलाएं भी तैयार है, यानी ये बुर्का फोर्स है खलीफा की, जो ट्रंप की फोर्स को चुनौती देगी। फुल फ्रेम दिखाइए। अब दर्शकों ये आप देखिए, ये है कैरोलिना लेविट। इन्होंने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बारे में क्या है पहले आपको वो सुनवाता हूं, सुनवाइए जरा। That Operation Epic Fury has been a ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में बड़ी सैन्य सफलता की ओर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका बढ़ रहा है। अमेरिकी सेना ईरानी शासन की आक्रामक और रक्षात्मक क्षमताओं को लगातार नष्ट कर रही है। 3 हफ्तों के भीतर ही साफ है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी एक बड़ी सैन्य सफलता रही है। We have destroyed more than 100 लेकिन दर्शकों, इधर तेल संकट के बीच अमेरिका पर भारी संकट पड़ रहा है, उसकी तस्वीर अमेरिका में दिख रही है और ईरान कह रहा है कि अमेरिका खुद उलझ गया है। लेकिन दर्शकों, अमेरिका दावा यह करता है कि वो अब खार्ग द्वीप पर कब्जा करेगा और डोनाल्ड ट्रंप अपनी फोर्स उतारेंगे। लेकिन उसको लेकर ईरान की बुर्का फोर्स आप देख रहे हैं, ये है। युद्ध विराम की आड़ में ट्रंप बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं दर्शकों। 48 घंटे बाकी है। अमेरिकी द्वीप खार्ग द्वीप पर कब्जे की योजना बना रहे हैं। खार्ग द्वीप ईरान के लिए किसी गोल्डन डक से कम नहीं है, क्योंकि ईरान कच्चे तेल का ज्यादातर निर्यात इसी खार्ग द्वीप से करता है दर्शकों, और अमेरिका इस पर कब्जा कर ईरान को मजबूर करना चाहता है। खार्ग के जरिए ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से खुलवा सकते हैं, लेकिन ईरान के खलीफा को ट्रंप की साजिश की भनक लग गई है दर्शकों, और ईरान ने खार्ग द्वीप की सुरक्षा को कई परतों में बांट दिया है। सुनिए ध्यान से और देखिए भी। खार्ग के चारों ओर ईरान ने बारूदी सुरंग बिछा दी है, जो मैं आपको नीचे दिखा रहा हूं। इसमें एंटी पर्सनल और एंटी आर्मर माइंस शामिल हैं। इसके अलावा मिसाइल सिस्टम, मैनपैड्स की संख्या बढ़ा दी गई है। मैनपैड्स कंधे पर रखकर दागी जाने वाली मिसाइल है दर्शकों, जो दुश्मन को सतह से हवा में मार गिराने की क्षमता रखती है। इसके अलावा खलीफा ने अपनी बुर्का फोर्स को उतार दिया है, देख रहे हैं आप। ये बुर्का फोर्स खतरनाक है, इसमें खतरनाक महिलाएं शामिल हैं, दुश्मन के लिए काल है। अगर यहां अमेरिका जमीनी हमला करने की कोशिश करता है तो ट्रंप प्रशासन को भारी सैन्य क्षति झेलनी पड़ सकती है, और यही ईरान की अगली तैयारी है। लेकिन अगर ऐसा होगा तो क्या ये जंग और ज्यादा बढ़ेगी दर्शकों? सुनिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। खड़ग आइलैंड के डिफेंस के लिए ईरान ने जो 2500 IRGC की स्पेशल फोर्स को रखा हुआ है,
उन्होंने वहाँ पर बहुत बढ़िया बंकर बना लिए हैं और उस बंकर के अंदर से, पिल बॉक्सेस के अंदर से वो अमेरिका की जो लैंडिंग शिप्स होंगी, एम्फीबियस असॉल्ट शिप्स होंगी, उन पर बहुत ही सटीक और असरदार फायर खोल पाएंगी। पूरा जो बीच का एरिया है यानी समुद्र तट, जिसके ऊपर अमेरिकन मेरीन कमांडोज को अपनी शिप्स से उतरने के बाद दौड़ के स्पेशल फोर्सेस जो हैं IRGC के, उनके ऊपर हमला करना है, उनके पिल बॉक्स पर, उनके बंकर्स पर। करीबन 1.5 किलोमीटर का असॉल्ट एरिया जो है समुद्र का, उस पर IRGC ने जमीन के नीचे रेत के अंदर माइंस लगाई हुई हैं। IRGC ने पहले से ही अपनी आर्टिलरी की जीरोइंग वहां पर की हुई है, यानी तोपखाने को बिना निशाना लगाए वहां पर फायर करने की सुविधा होगी। लेकिन दर्शकों, इस पूरे युद्ध में जो ईरान की ताकत है वो कमांडर्स ढेर किए जा रहे हैं। और कौन ढेर कर रहा है दर्शकों? मोसाद के साथ इजरायली आर्मी, IDF। और ये देखिए, IRGC के बेस पर इजराइल ने फिर हमला किया। पहले फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर में। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं ये एक और तस्वीर। ये देखिए, करमनशाह बेस पर यह हवाई हमला किया गया। दिखाइए फुल फ्रेम इसे। ये इजराइल की तरफ से किया गया है दर्शकों। और दर्शकों, अब मैं आपको बताता हूं ईरान का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का रक्षक कहते हैं, तंगसीरी, अब इनको भी मारने का दावा कर रहा है इजराइल, और इनको इजरायली डिफेंस फोर्स ने मौत के घाट उतार दिया है दर्शकों। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान की सबसे बड़ी ताकत है। अगली तस्वीर दिखाइए। ये देखिए, इजरायली डिफेंस मंत्रालय की तरफ से बाकायदा बताया गया। सुनवाइए जरा क्या कहना है इजराइल कोर्ट्स। IDF ने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर नेवी के चीफ कमांडर असीरेजा तंगसीरी को मार दिया है। ये वही शख्स था जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाज़ों के रास्ते में बारूदी सुरंग बिछाने और उसे बाधित करने का काम देखता था। वो आतंकवादी कृत्य के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार था। ये रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि IDF आप सबका पीछा करेगी और एक एक करके आप सबको ख़त्म कर देगी। ईरान में लीडरशिप बदल गई है, उनका पूरा नेतृत्व खत्म कर दिया गया है। किसी नए नेता की कोई विश्वसनीय जानकारी सामने नहीं आई है। ईरान में लीडरशिप बदल गई है, उनका पूरा नेतृत्व खत्म कर दिया गया है। किसी नए नेता की कोई विश्वसनीय जानकारी सामने नहीं आई है। अब दर्शकों समझिए, जो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर इस युद्ध में बना हुआ है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज उसकी ताकत है, उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के रक्षक को इजराइल ने मार दिया है। इजराइल ने आज ईरान में बंदर अब्बास पोर्ट पर हमला किया। यही है वो पोर्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अटैक में इजराइल ने एक बड़े टॉप लीडर को मारने का दावा किया है। IRGC के नेवी कमांडर अलीरेज तंगसीरी को मार गिराया है। नेतन्याहू के रक्षा मंत्री इजराइल कोर्ट्स ने इस बात की जानकारी दी। दर्शकों, इस दावे पर ईरान की ओर से अभी कुछ नहीं कहा गया है। तंगसीरी को हॉर्मूज को बंद रखने का मास्टरमाइंड माना जाता है। अब सवाल यह है दर्शकों, क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोल दिया जाएगा? लेकिन इस तेल मार्ग को खुलवाना दुश्मन के लिए इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि ईरान में एक टॉप लीडर अगर खत्म होता है, मरता है, तो दूसरा सामने आ जाता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में भी ईरान की वही नीति लागू होने वाली है। दर्शकों, युद्ध में अब तक ईरान के करीब 42 टॉप लीडर्स मारे जा चुके हैं। बावजूद युद्ध की रणनीति में ईरान कहीं भी कमजोर नहीं पड़ा है। लेकिन आपको बताएं, तंगसीरी कौन थे? अलीरेजा तंगसीरी का जन्म 1962 में हुआ। 2018 में उन्हें IRGC का कमांडर बनाया गया। आयतुल्ला अली खामनेई की बेहद करीबी थे। कासिम सुलेमानी भी इनकी रणनीति का लोहा मानते थे। 2016 में तंगसीरी ने 10 अमेरिकी नाविकों को अरेस्ट किया था। इस कामयाबी के बाद खामनेई ने उन्हें नेवी का कमांडर बनाया था, लेकिन अब वो कमांडर भी खत्म हो चुका है। सुनिए, बेंजामिन नेतन्याहू ने इसका ऐलान किया है, सुनवाते हैं आपको। אנחנו ממשיכים לתקוף בעוצמה את המטרות של משטר הטרור האיראני. אמש חיסלנו את מפקד חיל הים של משמרות המהפכה. לאיש הזה יש הרבה דם על הידיים, ובנוסף הוא זה שהוביל את סגירת מצרי הורמוז.
זוהי עוד אחת מהדוגמאות इजराइल की तरफ से एक बहुत बड़ा दावा है कि कल रात जो बम्बार्डमेंट हुआ था बंदर अब्बास फोर्ट जो पोर्ट है ईरान का उसके ऊपर, तो IRGC के नेवी कमांडर जो हैं अलीरेजा तंगसिरी, उनका सफाया कर दिया गया है। कोई नई बात नहीं है। पूरी की पूरी हायरार्की जो है नेवी, आर्मी और एयरफोर्स की उड़ा चुके हैं, साइंटिस्ट को उड़ा चुके हैं, राजनेताओं को उड़ा चुके हैं, और जो खुमनई का जो पूरा का पूरा टॉप लीडरशिप था उसको भी उड़ा चुके हैं। परंतु उस समय जब अमेरिका पूरी तैयारी कर रहा हो कि वो खर्ग आइलैंड के ऊपर कैप्चर करेगा या जितने भी आइलैंड्स वहाँ स्टेट ऑफ हॉर्मोज है, ताकि स्टेट ऑफ हॉर्मोज को खोल दिया जा सके, और जिस समय पे ब्रिटेन भी 30 के करीब देशों के साथ अपनी शिप्स लेके वहाँ पहुँच रहा हो, 50,000 के करीब अमेरिकी सैनिक जो कि खाड़ी देशों में है वो इकट्ठे कर लिए गए हों, और साथ ही साथ इनकी जो 82वीं एयर डिवीज़न है उसकी 2 बटालियन के पैरा कमांडो जो एक्सपर्ट हैं ऐसी लड़ाई के लिए वो वहाँ पहुँच रहे हों। मेरा मानना है कि इस समय पे डेफिनेटली जो प्लानिंग की गई होगी ईरान की नेवी के द्वारा, जो कि तंगसिरी जो है वो कंट्रोल कर रहा होगा, तो डेफिनेटली उनकी उस प्रिपरेशन पे पूरा फर्क तो पड़ेगा। लेकिन दर्शकों, अगर ईरान का एक कमांडर खत्म होता है तो दूसरा आ जाता है, और ईरान हर एक कमांडर की मौत का बदला भी लेता है। ऐसा ही हो रहा है दर्शकों, मैं मजाक नहीं कर रहा। देखिए आप, अमेरिकी बेसिस पर ईरान रुक नहीं रहा है, हमले कर रहा है। दिखाइए जरा, ईरान ने दावा किया अमेरिकी बेसिस को निशाना बनाया गया। अब आप ये देखिए, इराकी सुरक्षा बलों का यूएस बेस पर अटैक है। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। अब आपको दिखाते हैं दर्शकों, ईरान ने अमेरिकी बेस पर ड्रोन से हमला किया। दिखाइए जरा इस तस्वीर को भी। और दर्शकों, ईरान ने अब कुवैत पर भी अटैक करने जारी रखे हैं, यानी पीछे नहीं हटा है। ये आप देख रहे हैं, एयरबेस को निशाना बनाया गया, और ये पूरा एयरबेस बताने के लिए काफी है कि वो अमेरिका को कामयाब नहीं होने देगा। लेकिन दर्शकों, आप सोचिए जरा, जो बाकी मिडिल ईस्ट के देश हैं जहां पर अमेरिका के बेस है, वहां पर ईरान का हमला रणनीति के तहत है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, ये आप देखिए। ये अमेरिका के सैनिक भाग रहे हैं दर्शकों, जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ईरान के पलटवार से अमेरिका को भारी नुकसान हो रहा है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में यूएस के 13 सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया है दर्शकों, ये मेरा नहीं है, हमले में 13 अमेरिकी बेसेस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। सबसे ज्यादा नुकसान कुवैत में अमेरिकी बेस को हुआ है। यही है वो बेस जो मैं आपको दिखा रहा हूं। कुवैत में ईरान के हमले में अमेरिका के 6 सैनिक मारे गए। अमेरिकी अड्डों को ईरान ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। और आपको बताएं, अली अल सलेम एयरबेस पर अमेरिकी एयरक्राफ्ट हैंगर नष्ट हो गया। कतर के अमेरिकी बेस पर ईरान ने रडार सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। बहरीन में ईरान ने अमेरिकी अड्डे पर बड़ा हमला किया है। सऊदी में विमान कम्युनिकेशन सिस्टम को तबाह कर दिया है, और अमेरिकी सैनिक होटल्स में रहने को मजबूर हैं। IRGC के प्रवक्ता ने तो अमेरिका को बड़े नुकसान का दावा कर दिया है। कहा, इलाके में सभी अमेरिकी सैन्य ठिकाने को खत्म कर दिया गया है। अमेरिकी कमांडर और सैनिक वहां से भाग रहे हैं, जान बचाने के लिए, जान छिपाने के लिए। ईरानी सेना अमेरिकी सैनिकों की तलाश कर रही है, ये ईरान का दावा है दर्शकों। और IRGC की तरफ से क्या कहा गया है, सुनवाता हूं आपको। भगवान के नाम से सबसे इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सभी अमेरिकी अड्डे, अमेरिकी कमांडर और सैनिक भाग गए हैं और शरण ले ली है, और हम उनकी तलाश कर रहे हैं। हम लोगों से अपील करते हैं, अपने छिपने के स्थानों की रिपोर्ट करें, और क्षेत्र के लिए उनके और सारी प्रशंसा सर्वशक्तिमान बुद्धिमान को। अमेरिका की ताकत ही उसकी कमजोरी बन गई है। अमेरिका के पूरी दुनिया में 750 मिलिट्री बेसिस हैं। मिडिल ईस्ट में ही उसके 2 दर्जन से ज्यादा मिलिट्री बेसिस हैं कि वो किसी भी मिलिट्री बेस को पूरी तरह से एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड नहीं कर सका। नतीजा ये हुआ कि अब उसके 13 बेस पूरी तरह से तबाह हो गए। अमेरिकी नागरिक छोड़कर इधर उधर छुपते फिर रहे हैं। यानी कि अमेरिका को केवल इंजरी ही नहीं हुई बल्कि इंसल्ट भी हुई है। अमेरिका ने गलती की ईरान के पलटवार की शक्ति को आंकने में। अब इंसल्ट
इंजरी से ज्यादा दुखदाई होती है। आदमी हो या देश, इंसल्ट का बदला इंजरी से ज्यादा लेता है। मुझे लगता है कि अब अमेरिका ज्यादा ताकत के साथ पलटवार करेगा। अब दर्शकों, दुनिया में इस समय अमेरिका की एयरफोर्स की बड़ी बड़ी बातें करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसकी ताकत बताते हैं, लेकिन ईरान कह रहा है कि हमने F-35, F-18 तक को मार गिराया है। देखिए, ये ईरान ने अमेरिकी जेट पर अटैक किया है, वो तस्वीर दिखाई है। अब दर्शकों, ईरान कह रहा है कि हमने प्लेन को उड़ा दिया, लेकिन अमेरिकी हमले का एक और वीडियो यूएस की तरफ से जारी किया और अमेरिका कह रहा है कि हमारा F-18 सुरक्षित है, वो हमले में बाल बाल बच गया। देखिए अब दर्शकों, ईरान कह रहा है कि हमने मार दिया और अमेरिका वीडियो जारी करके कह रहा है कि बाल बाल F-18 बच गया है, लेकिन अभी तक दर्शकों दावा दोनों तरफ से किया जा रहा है। लेकिन इसके पहले F-35 को भी उड़ा दिया था ईरान ने और अमेरिका ने इस बात पर भी कहा कि हमारा F-35 सुरक्षित है, उसे कुछ नहीं हुआ। इसके पहले F-15 फाइटर जेट को गिराने का भी ईरान ने दावा किया था, यानी F-35, F-15 और F-18। लेकिन दर्शकों, बड़ी बात क्या है, अभी तक जो आप देख रहे हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि इस समय युद्ध में कोई भी हथियार ऐसा नहीं है जो बच जाए। हर तरह के हथियार हैं जिनका नुकसान हो रहा है और सबसे ज्यादा अमेरिका को हो रहा है। जंग के बीच ईरान ने बड़ा दावा किया दर्शकों, अब तक अमेरिका के विमान कई सारे गिरा दिए गए, इनकी संख्या ईरान कहता है 18। IRGC ने कहा अमेरिका के F-18 जेट पर हमने अटैक किया है, 600 करोड़ के F-18 फाइटर जेट को मार गिराया है। ईरान ने बाकायदा वीडियो जारी कर यह भी बताया कि एक विमान गिर रहा है और हमने मिसाइल से गिराया, कुछ इसी तरह। ईरान ने लड़ाकू विमान को चाबहार बंदरगाह क्षेत्र में मारने का दावा किया। वहीं अमेरिका की तरफ से सेंट्रल कमांड ने ईरान के दावे को खारिज कर दिया। ईरान ने किसी भी अमेरिकी लड़ाकू विमान को नहीं मारा है, यह अमेरिका कह रहा है। यूएस सेंट्रल कमांड ने एक्स पर एक वीडियो भी पोस्ट किया जिसमें F-18 जेट पर हमले के बीच में वो बताते हैं कि F-18 बच गया और मिसाइल ने उसे मिस कर दिया। इसके पहले ईरान ने अमेरिकी F-15 को मारने का दावा किया था, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल से जेट को गिरा दिया था। 19 मार्च को ईरान ने F-35 को गिराने का दावा किया था। IRGC ने कहा दर्शकों, मजीद एयर डिफेंस सिस्टम से F-35 को हमने मारा था। F-35 अमेरिका का सबसे ताकतवर फाइटर जेट है। F-35 पर अटैक ने अमेरिकी वायु शक्ति की कमजोरी सामने ला दी। ईरान जिस तरह से अमेरिका के फाइटर जेट्स को निशाना बना रहा है दर्शकों, इससे दुनिया के सामने अमेरिकी वायुसेना की कमी भी उजागर हो गई। लेकिन बार बार अमेरिका इससे इनकार करता है, लेकिन ईरान कहता है कि हमने तो मार दिया। सुनिए जरा। शेख ईसा अलिया सालेम। चाबहार में IRGC ने आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम से अमेरिकी F-18 को निशाना बनाया है। ग्राउंड टू सी मिसाइल से USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर को टारगेट किया, जिससे उसे पोजीशन बदलनी पड़ी है। जंग में अमेरिका को भारी नुकसान हो रहा है। सेंट्रल कॉम कुछ भी बोलती रहे कि नहीं जी ये झूठा है या सच्चा है, ये एक अलग बात है, बट अपने आप में पहले जो बात आई थी F-15 की भी जो गिरे थे 3, चाहे वो फ्रेंडली फायर हो चाहे कोई भी हो, लेकिन वो इस लड़ाई की वजह से ही गिरे थे। उससे भी बड़ी बात है कि जिस तरह से अब्राहम लिंकन के ऊपर भी अटैक्स हैं, वो कितना स्ट्राइक कर पाए या नहीं कर पाए वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा है कि स्ट्राइक करने की कोशिश करी गई, वहीं पर ईरान जीतता है अपने आप में। बट अगर एक निष्पक्ष आकलन किया जाए, ये कहना मुश्किल हो जाएगा कि कोई जहाज गिर ही नहीं सकता। F-35 हो, F-15 हो, F-18 हो, गिरने की पॉसिबिलिटी हमेशा होती है, स्ट्राइक होने की पॉसिबिलिटी हमेशा होती है। कौन कितना ज़्यादा कितना कम वो एक सेकेंडरी इशू है, बट जहाँ जहाँ ये बात चली है लेटर ऑन ये निकल कर आया है। अगर F-35 का क्लेम किया था ईरान ने, तो बाद में ये ज़रूर निकल कर आया है कि कोई F-35 कहीं ना कहीं किसी भी वजह से इमरजेंसी लैंडिंग कर बच पाया है या नहीं बच पाया है। अब दर्शकों, युद्ध चल रहा है, लेकिन दुनिया में एक खतरा अभी भी मंडरा रहा है, वो है न्यूक्लियर वॉर का खतरा। और दावा किया जा रहा है कि अमेरिका
ने ईरान के बुशर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला कर दिया। ये इजराइल ने किया, अमेरिका ने किया, लेकिन रूस ने इस पर नाराजगी जाहिर कर दी। अगली तस्वीर दिखाइए, मूव कीजिए इसे। अब बुशर न्यूक्लियर प्लांट पर हमले का एक AI वीडियो भी आया है, इसे फुल फ्रेम दिखा दीजिए। लेकिन दर्शकों, आपको बताएं, जैसे ही ये हमले की बात सामने आई, व्लादिमीर पुतिन नाराज हो गए। दर्शकों, ईरान जंग के बीच परमाणु खतरा अब भी मंडरा रहा है। कुछ दिन पहले इजराइल ने बुशर शहर पर हमला किया था। दावा है हमले में बुशर एटॉमिक पावर प्लांट को भी नुकसान हुआ है। रूस के सरकारी परमाणु निगम ने हमले के बाद चेतावनी भी जारी की। निगम के प्रमुख एलेक्सी लिखाचोव ने कहा है कि हालात खराब हो रहे हैं, इस वजह से रूस अपने लोगों को यहां से निकाल रहा है। रूस ने 163 कर्मचारियों को बुशर प्लांट से निकाल लिया है और न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले को लेकर रूस ने नाराजगी भी जाहिर की। आपको बताएं, रूस ने हमले के लिए जिम्मेदार लोगों को खामियाजा भुगतने की धमकी दी है। अगर न्यूक्लियर प्लांट पर सीधा हमला होता है तो उसका कूलिंग सिस्टम या रिएक्टर कंट्रोल फेल हो जाता है। इससे रेडिएशन लीक होने का खतरा बढ़ जाता है। दर्शकों, रेडिएशन लीक होने से बड़ा हादसा हो सकता है। बुशर पावर प्लांट पर अटैक के बाद यह खतरा अब मंडरा रहा है। दावा यह कि हमला प्लांट के मेट्रोलॉजी सर्विस बिल्डिंग के पास हुआ। हमले में रिएक्टर को हालांकि कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन रेडिएशन लीक के खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता है और इसलिए अब इस दिशा में भी अलग अलग तरह की थ्योरी सामने आ रही हैं और स्टडी की जा रही है। बहरहाल दर्शकों, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। बड़ी खबर है दर्शकों, देश भर में नवमी का इंतजार किया जा रहा है और रामलला के सूर्य तिलक की तैयारी की जा रही है। आपको तस्वीर दिखाते हैं, मूव कीजिए इसे। ये देखिए, राम मंदिर परिसर में आज सूर्य मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा स्थापित किए। एमएन सुनाइए जरा। दर्शकों, ये पिछले साल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसी तरह इस बार फिर रामलला का सूर्य तिलक करने की तैयारी की जा रही है। दिखाइए इस तस्वीर को फुल फ्रेम। दर्शकों, देश भर में नवरात्रि के बाद रामनवमी का उत्साह से इंतजार किया जा रहा है और अयोध्या की तरफ निगाहें हैं। अयोध्या में कल 27 मार्च को रामनवमी मनाई जाएगी। आज राम जन्मभूमि परिसर में परकोटे में स्थित भगवान सूर्यदेव के मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहराई गई। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने संतों की उपस्थिति में ध्वजारोहण किया। इससे पहले आचार्यों ने मंत्रोच्चार के बीच पूजन किया, फिर डोरी के जरिए ध्वज को 70 फीट ऊंचे शिखर पर चढ़ाया गया। इस मौके पर अयोध्या के साधु संत मौजूद रहे। अयोध्या में राम जन्मोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। अयोध्या में कल राम नवमी मनाई जाएगी। पूरे देश भर में इसको लेकर उत्साह है और इस विशेष अवसर पर राम मंदिर में भगवान राम का सूर्य तिलक भी किया जाएगा, जो भक्तों के लिए एक अद्भुत और आध्यात्मिक अनुभव होगा। प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट ने उत्सव को भव्य बनाने की पूरी तैयारी की है और इसको लेकर अब सिर्फ इंतजार किया जा रहा है। आपको बताते हैं दर्शकों, आज का सूत क्या है, आइए। अयोध्या में सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए, लेकिन आज का सूत्र है दर्शकों माता महागौरी का। आज चैत्र नवरात्र का 8वां दिन है। आज मां दुर्गा के महागौरी स्वरूप की पूजा हो रही है। गौरवर्ण होने के कारण इन्हें महागौरी कहा जाता है। मां की आराधना से कष्ट और पाप धुल जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।